हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी क्लास 10th की वीडियो है जिसमें हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 वीडियो देख लिए हैं। आज का हमारा चौथा वीडियो जो है वर्ड प्रॉब्लम से आधारित होगा। इसके बाद हम लोग इसमें अरिथमेटिक मीन के बारे में सीखेंगे। उम्मीद है आपने अभी तक मेरे 3 वीडियोस देख लिए होंगे। अगर ना देखे हों तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप उन तीनों वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए इसी तरीके के क्वालिटी कंटेंट को देखने के लिए। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। हमसे कह रहा है बताइए कि 7 से डिविजिबल 3 डिजिट के नंबर कितने हैं। सर हमें पता नहीं है हमें। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सर सबसे पहले हम देखेंगे 3 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होते हैं। सर 100 से हमारे 3 डिजिट नंबर शुरू होते हैं। तो क्या 100 7 से डिविजिबल है? हमने डिवाइड करके देखा तो नहीं है। हमने जब 7 से डिवाइड करके देखा तो हमें सबसे पहला नंबर जो डिविजिबल मिला वो 105 मिला है। देखिए 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। ठीक, इसके बाद अगर इसके हमें आगे के नंबर पता करना है तो सब में 7 7 जोड़ दीजिए तो हमें आगे के नंबर पता चलते जाएंगे। सभी 7 से डिविजिबल भी होंगे। इसी तरीके से आगे हम लिख सकते हैं। अब हमें लास्ट नंबर पता करना है जो 7 से डिविजिबल हो। ठीक, हमने आए 999 पर आएंगे तो देखेंगे 999 क्या डिविजिबल है। डिवाइड करके देखेंगे तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर करिए 7 1 जा 7, 9 2 बचा, यहाँ पर 29, 7 4 जा 28, यहाँ 1 बचा, यहाँ 9 7 2 जा 14, अर्थात यहाँ पर 5 बच रहा है। हमने 5 ज़्यादा ले लिया है। इसको अगर 999 में से 5 घटा कर लिखेंगे तब हमारा लास्ट डिजिट हमें मिलेगा जो डिविजिबल होगा, अर्थात 994 हमारा लास्ट नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये क्या फॉर्मेशन कर रहा है। सर ये क्लियरली एक एपी का फॉर्मेशन कर रहा है। इट क्लियरली फॉर्म्स एन एपी, अर्थात यह एक एपी दिख रही है जिसका फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए इक्वल टू 105 है। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो सर 7 है। देखिए घटाकर 112 में से 105 घटाएंगे तो 7 आएगा। लास्ट टर्म की बात करें तो सर 994 है। ठीक, इतना चीज़ें हमें यहाँ से मिल गई। अब हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करने हैं इस एपी के, अर्थात हमें एन की वैल्यू पता करनी है। चूँकि हमें पता है कि टी एन बराबर जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अर्थात एनवा पद अर्थात लास्ट टर्म जो है हमारा उसका फार्मूला ये है। यहाँ से हमें एन की वैल्यू निकालनी है। चलिए यहाँ पर हम लोग एन के लिए सॉल्व कर लेंगे, बाद में उसमें वैल्यूज रख देंगे। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये टी एन माइनस ए अपॉन डी इक्वल्स टू एन के लिख सकते हैं और एन माइनस 1 के लिख सकते हैं। और एन बराबर अगर हम लिखना चाहें तो ये इधर आएगा टी एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ये हमारा एन की वैल्यू आएगी। अब हम लोग टी एन ए डी सबको रख करके एन का मान निकाल लेंगे। सो एन बराबर टी एन हमें दिया गया है लास्ट टर्म अर्थात 994 माइनस ए है हमें 105 अपॉन डी की वैल्यू 7 है प्लस 1। इसको सॉल्व करिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 0 गया 8, यहाँ बचेगा 9, 9 में से गया 8 अपॉन 7 प्लस 1। इसको डिवाइड करिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, अर्थात ये आएगा 128 के टोटल नंबर्स जो हैं हमारे आंसर, अर्थात 128 नंबर्स हैं 3 डिजिट्स के जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। हमारा आंसर लिखेंगे 128। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी कहें हमसे कि 3 डिजिट में नंबर बताइए जो कि 7 से डिविजिबल हों, या और भी क्वेश्चन कहेगा 5 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल, ऐसे नंबर्स निकालिए, तो हम लोग करेंगे क्या,
सबसे पहला नंबर हम लोग देखेंगे 3 डिजिट में कौन सा है जो दिए गए नंबर से डिविजिबल है, उसको लिखेंगे, एक एपी का फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हमसे कह रहा है कि 4 के कितने मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच में आते हैं। ठीक, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि ये कहाँ से शुरू होगा, अर्थात 10 से लेकर 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हमें लिखने हैं। यहाँ लिखेंगे ऑल मल्टीपल्स of 4 lying between 10 and 250 are। ठीक, हम लोग को ऐसे नंबर लिखने हैं जो 4 से डिविजिबल हों, अर्थात 10 से लेकर 250 के बीच में 4 से डिविजिबल नंबर्स लिखने हैं। सर 10 के बाद आता है 11, क्या 11 4 से डिविजिबल है? सर नहीं है। उसके बाद आता है 12, तो पहली संख्या हमें मिलेगी 4 से डिविजिबल जो कि 12 होगी। ठीक, तो 12 के बाद अब हमें 4 में लिखने हैं मल्टीपल्स, तो सर 16, फिर 20, फिर 24, ऐसे ही होंगे। फिर कहाँ तक जाना है सर, लास्ट है 250 के बीच में बताना है कि जो 4 से डिविजिबल होगा। जब हमने 250 को 4 से डिवाइड करके देखा तो ये हमारे पास शेष बच रहा था 2, अर्थात इस 250 में से 2 घटा दें तो वही लास्ट नंबर हमारा होगा जो कि 4 का मल्टीपल होगा, अर्थात 248 हमारा लास्ट नंबर होगा जो कि 4 से डिविजिबल होगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एक एपी का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियरली इट फॉर्म्स एन एपी, अर्थात यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का निर्माण कर रहा है, समांतर श्रेणी का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर a बराबर 12 है, d बराबर 4 है। देखिए d निकालने के लिए इसमें से इसको घटा देंगे और tn बराबर जो है 248 है। यहाँ पर हमें 3 चीज़ें मिल गई। अभी हमने पीछे n की वैल्यू निकाला था, अगर हमें याद हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर से हम लोग लिखेंगे। चूँकि tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के, और n बराबर अगर हम लिखना चाहें tn माइनस a अपॉन डी प्लस 1 के, ये होता है n की वैल्यू। यहाँ पर रख कर सॉल्व कर दीजिए। 248 माइनस 12 अपॉन 4 प्लस 1 के, इसको घटाएंगे तो ये आएगा 236 बाई 4 प्लस 1, इसको और सॉल्व करिए, इक्वल टू 60 के, अर्थात हमारा आंसर आएगा 60। ठीक, 4 के मल्टीपल्स जो हैं हमारे 10 और 250 के बीच में ऐसी 60 संख्याएं हैं जो कि 4 के मल्टीपल्स होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम simple interest. Calculate the interest at the end of 1 2 3 years. Is the sequence of interest is an AP. Find the interest at the end of 30 years. हमसे सवाल कह रहा है कि एक आदमी के पास 1000 रुपये थे, उसने 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उसको फिक्स कर दिया है। उसके बाद कह रहा है कि 1 साल 2 साल 3 साल इसी तरीके से सभी का इंटरेस्ट बताइए कि पहले साल में कितना पाएगा, दूसरे में कितना पाएगा, इस तरीके से आपको निकालना है। उसके बाद जो आपका ब्याज आ रहा है क्या वह एक एपी का निर्माण करता है, इसको चेक करना है। फिर आपको ब्याज 30 साल में कितना मिलेगा, 30वें साल में वो आपको बताना है। ठीक, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर हमने साधारण ब्याज वाले कक्षा जो 8 में हमने इसको सीखा था कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल को कैसे लिखते हैं, P से, और P इक्वल टू 1000, अर्थात हमारा मूलधन जो है वो 1000 का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें दिया गया है वह है 8% के। ठीक, उसके बाद हमसे कह रहा सिंपल इंटरेस्ट बताइए, SI बताइए, 1 2 3 ऐसे ही ईयर्स में आगे बढ़ता जाएगा, हर साल का बताइए।
तो हम लोग मान लेंगे लेट IN बी द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर n ईयर्स, अर्थात n साल बाद जो है सिंपल इंटरेस्ट IN हम लोग मान लेते हैं। इसके बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं। देन IN बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100 के। ये हमने कक्षा 8 में भी पढ़ा था। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 के। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को रख देंगे तो IN के टर्म में हमें मिलेगा P की वैल्यू 1000 है, R की वैल्यू 8 है, T की वैल्यू नहीं पता है अर्थात n वर्षों में कितना हो रहा है अपॉन 100 के। ये और ये कैंसिल हो गया, ये आएगा हमारा 80n, अर्थात IN बराबर हमें मिल गया 80n के। तो चूँकि IN बराबर 80n के, ये हमारा एक इक्वेशन बनकर आ गया है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। अर्थात यहाँ n वर्षों में अर्थात nवें वर्ष में अगर हमें निकालना हो तो वो 80 इंटू n के बराबर होगा। चलिए हम लोग पहले साल का निकालते हैं। पुट n इक्वल्स टू 1 के, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा IN बराबर 80 रुपीज़। यहाँ n की वैल्यू 1 रख दिया, n बराबर 2 रख करके देखते हैं, अर्थात दूसरे साल में कितना मिलेगा। 80 इंटू 2 करेंगे, ये आएगा 160 के। n बराबर तीसरे साल में IN कितना होगा, अर्थात यहाँ पर I1 कह सकते हैं, इसको I2 कह सकते हैं, इसको I3 कह सकते हैं। ये हो जाएगा 80 इंटू 3 इक्वल्स टू 240 के। अर्थात ये हमारा क्रम हमें निकल कर आ रहा है 80, 160, 240, सभी ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 I1, I2, I3, I4 डॉट 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 IN फॉर्म्स एन AP। देखिए यह एक AP का निर्माण कर रहा है। I1 की बात करें तो सर ये 80 है, 80, 160, 240, ठीक, 320 ऐसे ही निकलेगा। IN के IN हमारा कितना है, यहाँ पर लिखेंगे 80n के, ठीक। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर ये एक AP का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो 80 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो भी 80 है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग nवां पद निकालेंगे। TN बराबर हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। हमसे n बराबर 30 अर्थात 30वें साल पर पूछ रहा है, तो T30 बराबर A प्लस 29D के। इसको सॉल्व करिए, A की वैल्यू 80 है, प्लस 29 इंटू D भी 80 है। इसको जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 8 9 जा 72, 8 2 जा 16, ठीक। इसको जोड़ेंगे तो यह आएगा 2400 के, अर्थात T30 30वें साल में जो उसका ब्याज होगा वह 2400 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर इस सूत्र से भी लगा सकते थे, और नहीं तो हमें IN तो दिया ही था, IN बराबर SCN दिया गया था। यहाँ पर I एट 30 अर्थात 30वें साल पर पूछ रहा है, तो 80 गुणे 30 कर देते सीधा, तो ये भी हमारा 2400 रुपये आ जाता। अर्थात 30वें साल पर हमारा जो इंटरेस्ट है वह 2400 रुपये है। देखिए इसके द्वारा हमें सिद्ध हो गया कि यह एक AP है, और डायरेक्ट अगर हमें ऑब्जेक्टिव में आ जाता तो हम लोग I30 से निकाल देते कि उसको 30वें साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ न्यू ईयर रेनू सेव्ड ₹50 इन द फर्स्ट वीक एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 17.5 रुपीज़। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 207.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हिंदी में देखते हैं, रेनू ने 50 रुपये अपने पहले सप्ताह में बचा लिए। नया साल जैसे ही शुरू हुआ उसने पहले सप्ताह में उसके पास 50 रुपये थे। फिर उसके अगले सप्ताह से हर हफ्ते वो 17.5 रुपये और बचाने लगी। इसी तरीके से जोड़ते जोड़ते nth वीक में उसके पास 207 रुपये 50 पैसे हो गए।
अब आपको बताना है कि किस सप्ताह में अर्थात कितने सप्ताह बाद उसके पास 207 रुपये 50 पैसे होंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वीकली सेविंग बाय रेनू इन सक्सेसिव वीक्स आर, अर्थात जब रेनू लगातार हर हफ्ते कितना पैसा बचा रही है इसको हम लिखना चाहें तो सर सबसे पहले उसके पास 50 रुपये थे पहले हफ्ते में, फिर नेक्स्ट हफ्ता जब आएगा तो सर वो 17.5 रुपये ज़्यादा बचाएगी तो इसमें 17.5 जोड़ लेंगे तो ये 67.5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हफ्ते में फिर देखिए 17.5 यहाँ जोड़ देंगे तो ये 85 ही हो जाएगा। इसके बाद इसमें भी जब 17.5 रुपये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 102.5 के। इसी तरीके से हर सप्ताह वह 17.5 रुपये बचाती है। इसी तरीके से बचाते बचाते इसके पास 207 रुपये 50 पैसे हो गए हैं किसी सप्ताह में। हमें नहीं पता है कि कितने सप्ताह में उसके पास 207 रुपये 50 पैसे होंगे, हमें पता करना है कि किस सप्ताह में उसके पास इतने पैसे थे। अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यह एक एपी का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली इट फॉर्म्स एन एपी का निर्माण कर रहा है, जहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो 50 है और डी जो है वो 17.5 है और लास्ट टर्म अर्थात TN जो है वो 207.5 है। अभी हमने इसके पहले n की वैल्यू निकालना सीखा था, वहाँ से फिर हम लिख सकते हैं चूँकि TN बराबर a + n-1 इंटू डी होता है और यहाँ से n बराबर लिखना चाहें तो TN - a/d + 1 के। इसको n की वैल्यू भी याद कर लीजिए, बार बार पूछा जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट ये याद रखें TN - a/d + 1 के। चलिए यहाँ पर रख देते हैं TN बराबर 207.5 - 50/17.5 + 1 के। इसको सॉल्व करिए, इसमें से इसको घटाएंगे, ये मिलेगा 157.5/17.5 + 1 के। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे ये जाएगा 9 टाइम्स, देखिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ये आएगा 9 + 1 = 10। अर्थात हमारा आंसर होगा n बराबर 10th वीक में 10वें सप्ताह में उसके पास 207 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे। उम्मीद है आपको इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे और भी आपकी बुक में दिए गए हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बस आपको एपी का निर्माण करना, आपको पहचानना है कि फर्स्ट टर्म कितना है, डी कितना है, लास्ट टर्म क्या है, उसके बाद तो आप इसको सॉल्व कर ही लेंगे। इस तरीके के कई सवाल हमें कॉमन डेज में भी मिल जाती हैं एपी के, तो बहुत से उदाहरण हमें दैनिक जीवन में भी मिलते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समांतर माध्य, अर्थात जो समान अंतर पर दिए गए हैं उनका माध्य निकालना, मध्य बिंदु निकालना, ठीक उसी को समांतर माध्य बोलते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, अर्थात हमें दो नंबर्स दिए गए हों उनके बीच का समांतर माध्य क्या होता है। जैसे हमें कहा जाए a, b आर इन AP, अर्थात ये तीनों AP में हैं, तो हम कह सकते हैं a जो ये बीच वाला है इज़ द अरिथमेटिक मीन, अर्थात समांतर माध्य है बिटवीन a और b का। देखिए ये a और b के बीच में भी पड़ रहा है, अर्थात जो बीच में आ रहा है वही समांतर माध्य कहलाता है। इसे हम AM से डिनोटेड करते हैं, ठीक। चलिए इसमें हमसे पहला चीज़ पढ़ना है टू फाइंड AM बिटवीन A एंड B, अर्थात हमें दो संख्याएं दी गई हों उनके बीच का समांतर माध्य निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कि उनके बीच का समांतर माध्य A है, ठीक। A और B के बीच का समांतर माध्य A है, देन A, कैपिटल A, B आर इन AP, यह तीनों AP में होंगे। AP के सूत्र से हम जानते हैं कि सर कॉमन डिफरेंस सबका बराबर होना चाहिए, तो यहाँ A - A बराबर B - A, इसको जब सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू निकल कर आ रही है A + B/2। अर्थात जब भी हमें दो संख्याएं दी गई हों और हमसे उसका समांतर माध्य पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं को जोड़ करके
2 से भाग दे देंगे, वही हमारा समांतर माध्य कहलाएगा। ठीक, यहाँ पर सूत्र समझ गए हैं कि दो संख्याओं के बीच का समांतर माध्य जो होगा उन दोनों संख्याओं का योग बटे 2 होता है। चलिए इसको कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करते हैं। चलिए पहला सवाल है हमारा, फाइंड द AM बिटवीन 2 and 10। ये सवाल जल्दी आएंगे नहीं, क्योंकि इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि दो संख्याएं हमें दे दी गई 2 और 10, कहेगा इनके बीच का समांतर माध्य बताइए। तो हम जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है, चूँकि AM इक्वल्स टू होता है A + B/2 के। यहाँ पर A की वैल्यू 2 दी गई है, B की वैल्यू 10 है, बाई 2 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6, अर्थात 2 और 10 के बीच का समांतर माध्य 6 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द नंबर्स 2n-1, 3n+2 and 6n-1 आर इन AP फाइंड n एंड हेंस फाइंड दीज नंबर्स। हमसे कह रहा है कि ये तीनों नंबर किस में हैं, AP में हैं, तो आप n का मान बताइए और उसके बाद इन तीनों संख्याओं को भी बताइए। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। चूँकि 2n-1, 3n+2, 6n-1 आर इन AP, ये हमें AP में दिया गया है, इसको लिख लिया हमने। अब हम AP की प्रॉपर्टी से जानते हैं, चूँकि T2 - T1 जो होता है वो T3 - T2 के बराबर होता है, अर्थात ये कॉमन डिफरेंस दोनों के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 3n+2 - 2n-1 जो है वह 6n-1 - 3n-2 के बराबर होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर जब हमने इसको रखा तो यहाँ माइनस साइन है तो ये +1 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, 3n में से 2n गया, n बचेगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, इक्वल टू 6 में से 3 गया 3n, यहाँ -3 हो जाएगा। ठीक, अब n वाले को एक तरफ कर लीजिए तो ये n उधर चला जाएगा तो 2n बचेगा, और ये 3 इधर आएगा तो ये 6 हो जाएगा, और n बराबर 3 के यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाल ली 3। अब हमसे कह रहा है कि इन नंबर्स को बताइए, तो हेंस नंबर्स लिखने हो तो n बराबर 3 रख दीजिए, तो ये 2 × 3 - 1 ये पहला नंबर होगा, 3 × 3 + 2 ये दूसरा नंबर होगा, 6 × 3 - 1 ये तीसरा नंबर होगा। ठीक, 2 × 6 = 1 5, 3 × 3 = 9, 2 = 11, 6 × 3 = 18, 1 = 17, अर्थात ये तीनों हमारे नंबर्स थे। ठीक है, यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद हमने तीनों नंबर्स को भी पता कर लिया, सर ये तीनों नंबर 5, 11 और 17 हैं। ठीक, अब जैसे हमें ये 3 नंबर दिए होते और हमसे कहता है इसका अरिथमेटिक मीन बताइए, समांतर माध्य बताइए, तो सर कैसे निकालते। सर हमने आपको बताया था कि समांतर माध्य जो होता है वह बीच वाला टर्म होता है। ठीक, यहाँ पर इसकी वैल्यू 11 है। ठीक, अर्थात इसका समांतर माध्य अगर हमें पूछे तो सर 3 अगर दिए गए हैं तो ये पहला इधर छोड़ दीजिए, इधर छोड़ दीजिए, जो बीच में बचेगा वही हमारा आंसर होगा, इसका समांतर माध्य 11 होगा। देखिए अगर इसको हम फार्मूले से भी निकालते तो हमने पढ़ा था पीछे फार्मूला, हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं सर, a बराबर 5 के, b बराबर 17 के। अब हमसे कह रहा है इन दोनों का समांतर माध्य बताइए, तो am बराबर पढ़ा था a + b/2 के। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 17 + 5/2, अर्थात 11 का। देखिए इसको हल करके भी देख लीजिए, आंसर यही आएगा। जब भी हमें ऑब्जेक्टिव में पूछेगा अरिथमेटिक मीन तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो भी अगर हमें AP दी गई है, अगर वो लिमिटेड है, उसकी संख्या सीमित दी गई है, तो उसका AP निकालने का, उसका AM जो है निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बीच वाला नंबर होगा वही उसका AM होता है। यहाँ पर अर्थात 2 नंबर 17 और 5 के बीच का AM पूछेगा तो वह 11 निकल कर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें एक सीरीज़ दी गई है 3, 6, 9, 12, 15 की, वो AP में है, बता भी रहा है हमसे, तो हमसे कह रहा है इसका अरिथमेटिक मीन बताइए। चलिए जब भी इस तरीके की सवाल हमें आएगी तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। 3, 6, 9, 12, 15 ये हमारा AP में है, ये हमें दिया गया है, AP है ये।
ठीक, अब हम इसमें से दो नंबर्स को चूज़ करेंगे। सर ये पहला नंबर ए होगा और जो ये 15 है इसको बी मान लेंगे। ठीक, पहला नंबर ए अर्थात ए बराबर 3, बी बराबर 15 के, और चूंकि हमने ए एम बराबर पढ़ा था ए प्लस बी बाई 2 होता है, 15 और 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18/2 बराबर 9 के, अर्थात इसका अरिथमेटिक मीन क्या निकल कर आएगा आंसर 9। ये तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड हो गया। अगर हमें डायरेक्ट यहाँ पर देख करके ही बताना होता कि समांतर माध्य बताइए, अर्थात ये समान अंतर पर लिखे गए हैं, इसका मध्य कौन सा होगा, तो सर जो बीच में आएगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए देखिए, एक इधर से छोड़ दें तो एक इधर से छोड़िए, एक इधर से छोड़ा एक इधर, जब भी ऐसे निकालना हो बीच में तो एक लास्ट से, एक पहले से, एक लास्ट, एक उसके बाद, फिर उसके बाद कट कर दीजिए, जो बीच में बच जाएगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही एपी है हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15 और 18 की। यहाँ पर हमें एपी बतानी है। अब हमारे पास देखिए कितने टर्म्स हो गए सर, टोटल यहाँ पर 6 टर्म्स हैं। अब इसकी एपी कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15, 18 जो है ये एपी में तो है ही है। हम फार्मूला तो जानते ही हैं सर, ये ए है, ये बी है, अर्थात ए बराबर 3 है, बी बराबर 18 है। यहाँ पर अरिथमेटिक मीन पूछेगा इन दोनों नंबर्स के बीच का, तो 3 + 18/2 कर देंगे, अर्थात ये 21/2 = 10.5 के। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। जब भी इस तरीके की नंबर्स हमें मिलेंगे, अब हम यहाँ पर देखिए निकालना शुरू करते हैं। सर हमने एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से काटा। अब हमारे पास 2 लोग बच गए हैं। अगर इन दोनों को भी काट देंगे तो बीच में कुछ मिलेगा ही नहीं, अर्थात अरिथमेटिक मीन हमारा इन दोनों नंबर्स के बीच में है। ठीक, तो जब भी इस तरीके का आ जाए तो इन दोनों नंबर्स को जोड़ लीजिएगा और 2 से भाग कर देंगे, तो भी देखिए हमारा आंसर वही आएगा 10.5 ही। ठीक, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके के आएँ तो आप लोग निकाल सकते हैं। अर्थात जब यहाँ पदों की संख्या ऑड थी तो हमारा बीच वाला टर्म ही एम कहलाता था। यहाँ पर पदों की संख्या इवन है तो बीच वाले इन दोनों टर्म्स को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो हमारा एम निकल आएगा। उम्मीद है आपको अरिथमेटिक मीन समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार निकालते हैं हम लोग समांतर माध्य को। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग समांतर माध्य पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स लिख लेते हैं जो कि आगे क्वेश्चंस में हमें आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स है, जब भी हमें मानना हो कि 3 नंबर्स एपी में हैं, आपको तीनों नंबर मानना हो तो उसको हम इस प्रकार से मानते हैं, 3 नंबर्स आर इन एपी। अगर हमें सवाल में मानना ही पड़ जाए कि 3 नंबर बताइए वो एपी में है, तो हमें अपने मन से लेना है, तो हम उसको लेंगे a - d a + d, इस तरीके से लेंगे, तब हमारा सवालों को हल करने में आसानी पड़ेगी, ये कन्वीनियंट रहेगा। मानने को तो आप XYZ मान लीजिए, मगर जब इस तरीके से मानेंगे तो आपके आंसर शीघ्रता से जल्दी आ जाएंगे। दूसरा, अगर हमें सवाल में कह रहा है कि 4 नंबर्स आप मानिए, 4 नंबर आर इन एपी, अर्थात समांतर श्रेणी में 4 नंबर्स हमें लेने हो तो उसको कैसे मानेंगे, a - 3d a - d a + d a + 3d। देखिए, जब भी 4 नंबर हमें समांतर श्रेणी में मानना हो तो उसको हम इस तरीके से मानेंगे, a - 3d a - d a + d a + 3d। तीसरा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, जब भी 5 नंबर्स हमें कह दे कि एपी में मानिए तो उसको कैसे मानेंगे, उसको भी लिख लेते हैं, a - 2d a - d a + d a + 2d। देखिए, जब भी हमें 5 नंबर मानना हो एपी में तो हम लोग इस तरीके से मानेंगे। अभी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इसलिए लिखवाया क्योंकि इस तरीके की बहुत सी सवाल आपके एग्जामिनेशन में भी आ जाती हैं, तो हम लोग अगर XYZ मान कर करेंगे तो हमें बहुत ही लंबा पड़ जाएगा और जल्दी से नहीं सॉल्व होगा। ये कन्वीनियंट मेथड बनाया गया है मैथमेटिशियन द्वारा कि आप लोग इस तरीके से मानकर चलेंगे तो आपके आसानी से सवाल हल हो जाएंगे। ठीक, जब भी 3 नंबर मानने हो तो a - d a + d मानेंगे, 4 नंबर्स a - 3d a - d a + d a + 3d,
5 नंबर्स मानने हो तो a-2d, a-d, a+d, a+2d मानेंगे। यहीं पर हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अरिथमेटिक मीन हमने सीख लिया है। आज ये जो 3 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने सीखे हैं, इस पर हम लोग आगे के वीडियो में कुछ सवालों को भी हल करेंगे। चलिए, उम्मीद है आपको एक वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।